स्वागत है आप सभी का। और आज मैं बातें करूंगा बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ट्रांसफार्मर की। मात्र 5 मिनट का समय लूंगा। और सबसे पहले मैं बात करता हूं ट्रांसफार्मर होता क्या है। ट्रांसफार्मर ऐसी युक्ति है जो कम वोल्टेज को अधिक वोल्टेज में या अधिक वोल्टेज को कम वोल्टेज में परिवर्तित करने की एक युक्ति है। और इस युक्ति के दो प्रकार होते हैं, एक आपका होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर और एक आपका होता है अपचाई ट्रांसफार्मर। आइए हम इसकी संरचना की बात करते हैं। ये आपका जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें नर्म लोहे की एक क्रोड होती है। ये आपकी नर्म लोहे की एक क्रोड होती है, ठीक है। और ट्रांसफार्मर में दो कुंडलियां होती है, एक आपकी होती है प्राथमिक कुंडली और एक आपकी होती है द्वितीय कुंडली। प्राथमिक कुंडली क्या होती है, इसमें जो तार के कई फेरे लपेटे गए होते हैं ऐसे, और इसको हम कहते हैं प्राथमिक कुंडली। संरचना एकदम सिंपल है। और यहां से हम देते हैं इनपुट और इनपुट में देते हैं हम प्रत्यावर्ती धारा। ये प्रत्यावर्ती धारा का चिन्ह है। और यहां पे आपका जो दूसरी कुंडली होती है इसमें भी आपके तार के कई फेरे लपेटे गए होते हैं। और यहां से हम पाते हैं आउटपुट, और आउटपुट को हम कहते हैं निर्गत, और इसको हम बोलते हैं निवेशी। हम मान लेते हैं यहाँ पे फेरे गए तार के जो फेरे हैं लपेटे गए, इसकी संख्या हम मान लेते हैं N1 है और इस वाली संख्या की मान लेते हैं N2 है, ठीक है। अब हम दे क्या रहे, सबसे पहली बात दे हम रहे प्रत्यावर्ती धारा। और आप जानते प्रत्यावर्ती धारा की जो मान एक दिशा रहती है वो आपके समय के साथ बदलता रहता है। तो यहां से जो आप प्रत्यावर्ती धारा देंगे तो प्रत्यावर्ती धारा की जो दिशा हमेशा परिवर्तित होती है, मान हमेशा बदलता रहेगा। और आप देखिए यहाँ पे यह जो कुंडली है, यह आपकी जो प्राथमिक कुंडली, इसमें जब आपकी प्रत्यावर्ती धारा जाएगी तो इस कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा। और जब कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब कि जब चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होता है तो चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। मान लेते हैं कि चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन आपका d∅/dt है। अब देखो जब चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में एक आपका वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और मान लेते हैं वह वैद्युत वाहक बल जो है आपका E1 है, ठीक। और ये आपका वैद्युत वाहक बल इसे करके आपका इस द्वितीय कुंडली में आएगा। और जब द्वितीय कुंडली में आएगा तो इस कुंडली के मान में भी परिवर्तन होगा। जब ये आपका वैद्युत वाहक बल E1 इस कुंडली में आएगा तो ये द्वितीय कुंडली है, इस द्वितीय कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन, देखो एक बात ध्यान देना कि जो फ्लक्स मतलब यही वैद्युत वाहक बल इस कुंडली में आ रहा है तो इस कुंडली में वैद्युत वाहक बल आ रहा है, तो कहने का मतलब जितना चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में हुआ है उतना ही चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन इस कुंडली में होगा, सीधी सी बात है। और जब इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली में भी एक आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। मान लेते हैं वह उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या आपका E2 है। और उसके बाद इस कुंडली में एक आपकी धारा बहने लगती है और उस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा, और वही हमें आउटपुट के रूप में मिलती है। इतनी बातें। अब फैराडे साहब ने क्या था, पहली कुंडली के लिए चलते हैं, है ना, यहाँ पे लिखेंगे। एकदम सीधी सी टॉपिक है, बहुत सिंपल सी टॉपिक है इस ट्रांसफार्मर के लिए, एकदम सिंपल तरीके से। और ऐसे ही एग्जाम में आप लोग छाप दीजिएगा, ठीक है। प्राथमिक कुंडली के लिए चलते हैं। प्राथमिक कुंडली में फैराडे के नियम से फैराडे साहब ने क्या कहा था, फैराडे साहब ने कहा था जब किसी कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो उसमें आपका एक वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और उस उत्पन्न वैद्युत वाहक बल का जो मान होता है वह चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है, ठीक है। और इस कुंडली में मान लेते फेरे तार के फेरों की संख्या क्या N1 है, तो यहाँ पे N1 कर लेते हैं, ये आपका -N1, इस वाले को समीकरण नंबर 1। और इस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन से उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या आपका E2 है। E2 बराबर इसमें फेरों की संख्या क्या है N2 है, तो ये आपका हो जाएगा -N2 d∅/dt, समीकरण नंबर 2। हम क्या करते हैं, हम समीकरण 1 से 2 में भाग लगा देते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे समीकरण 1 से, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में, समीकरण 1 से 2 में भाग करने पर जब भाग करेंगे तो यह आपका हो जाएगा E1/E2
इक्वल टू माइनस N1 डी फाई अपान डी टी माइनस N2 डी फाई अपान डी टी। ए डी फाई सेकेंड ए माइनस से कैंसल, आपको क्या मिलेगा भाई, आपको मिल जाएगा E1 बाई E2 इक्वल टू N1 बाई N2। मतलब कि ये जो आपका उत्पन्न वैद्युत वाहक बल है यह इस कुंडली में लपेटे गए तार के फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती होगा। इसका अभिप्राय यही है, ऐसे लिखेंगे, अर्थात कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल यह तार के फेरे गए लपेटे गए फेरों की संख्या के अनुक्रमानुपाती है। अब देखिए यहां से एक बात समझिएगा, जितने तार के फेरे लपेटे जाएंगे उतने आपके विद्युत वाहक बल उत्पन्न होंगे। अब यहां पे एक बात, यहां ये समीकरण नंबर 3 इसको मान लेते हैं, ठीक है। अगर समीकरण नंबर 3 से यदि N1 का मान N2 से अधिक हो, मतलब पहले कुंडली में जो फेरों की संख्या है दूसरी कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगा, तो E1 का मान E2 से अधिक होगा। यह E1 क्या भाई, आपका पहले कुंडली उत्पन्न विद्युत वाहक बल है, मतलब कि यह अधिक वोल्टेज लेकर कम वोल्टेज दे रहा है, अधिक वोल्टेज लेकर कम वोल्टेज दे रहा है, मतलब कि यह आपका अपचाई ट्रांसफार्मर होगा, ठीक है। और ये तो पहली कंडीशन है। और अगर दूसरी कंडीशन की बात कर ले, दूसरी कंडीशन क्या है, यदि N2 का मान N1 से अधिक होगा, मतलब इस दूसरी कुंडली में फेरों की संख्या पहली कुंडली के फेरों की संख्या से अधिक होगी, तब क्या होगा, E2 का मान E1 से अधिक होगा। मतलब क्या कि इस बार क्या हो रहा है, यह अधिक वोल्टेज लेकर कम वोल्टेज लेकर, मतलब E1 का मान कम है, E2 का मान अधिक है, कम वोल्टेज लेकर अधिक वोल्टेज दे रहा है। और जब कम वोल्टेज लेकर अधिक वोल्टेज देगा तो इसको हम कहेंगे उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह आपका भाई है उच्चाई ट्रांसफार्मर। यह भाई ट्रांसफार्मर का पोस्टमार्टम, ठीक है।